हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं SWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आपका अपने परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 10 और 12 पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 2 इतिहास, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, वो भारत पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लीज़ प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। इसका देखेंगे दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे, जो कि यह हमारा यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कैसा दोस्तों है? तो यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह क्लास 10 सोशल साइंस जो कि चैप्टर 2 है। अगर चैप्टर 1 वीडियो पर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, आप उसे जाकर अवश्य देख लें। वीडियो प्ले लिस्ट में भी है, उसे जाकर अवश्य देख लें। जो कि इतिहास है भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास है भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 1 है, एक लेक्चर नंबर 1 है और वीडियो देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। दोस्तों, पहले आइए लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट को समझते चलते हैं, देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आपसे एक रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का परिचय देखते हैं। दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का परिचय देखते हैं मित्रों। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है दोस्तों, पहला पॉइंट कि भारत का इतिहास का रूप ही बहुत बड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ा अगर संविधान किसी का है तो किसका है दोस्तों? तो वो भारत का है। किसका है? तो वो विश्व में सबसे बड़ा अगर संविधान किसी का है दोस्तों, तो किसका है? भारत का संविधान है, लिखित संविधान जिसको बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि हमारा संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था, कितने साल में तैयार हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कह रहा है जो भारतीय इतिहास का रूप है वो बहुत ही बड़ा था। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे भारत का इतिहास जो है बहुत बड़ा है। दोस्तों, इसे कई पीरियडों में पढ़ा जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। जब भारत पर अंग्रेजी शासन नहीं हुआ करता था तो दोस्तों, उसके पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। कैसा देश था? विकसित देश था, शक्तिशाली देश था, क्योंकि यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। गुप्त साम्राज्य ने चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। मौर्य साम्राज्य होता है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। दोस्तों, वो बहुत ही कड़ा शासन था, जो कि विजेता सिकंदर भी डरता था। किससे? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? भारत के आर्यभट्ट सम्राट थे। और दूसरा क्या कहना है दोस्तों? यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। किसका शासन था दोस्तों? तो भारत साम्राज्य पर भारत सरकार किसका शासन था? तो गुप्त साम्राज्य का शासन था। गुप्त साम्राज्य का शासन था। और किसका शासन था दोस्तों? तो गुप्त साम्राज्य और सल्तनत, गुप्त साम्राज्य का शासन था। और किसका शासन था दोस्तों? तो हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। दिल्ली सल्तनत है दोस्तों, इसके पहले मुगल शासन चलाया करते थे, जिसे दिल्ली शासक भी कहते हैं दोस्तों। आदि का शासन था। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों, जिसमें ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया, परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। देखिए दोस्तों, कह रहा है जिससे इसके बाद जब ये सल्तनत ख़त्म हो गई, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया जब हमारे यहाँ क्या हो गए, जिससे फिर ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। कैसा राज्य स्थापित हो गया? ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, क्योंकि मुगलों को हराकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। परंतु
परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र ही रहा है, स्वतंत्र राष्ट्र ही रहा है। तो 5वां पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे यहाँ सबसे पहले लोग किसका शासन किया करते थे, तो सल्तनत यानी मुसलमान यानी तुर्क से आए हुए शासकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके जैसे कि मोहम्मद गौरी हो गए और औरंगजेब हो गए, तमाम लोग थे, जैसे कि बाबर, हुमायूं, ये सब बहुत से लोग थे जो कि हमारे भारत राष्ट्र पर कई सौ सालों तक राज्य किया और भारत का जितना खजाना था सब लूट कर यह विदेशों में ले गए। कहाँ ले गए दोस्तों, तो यह विदेशों में ले गए। जो मोहम्मद गजनवी था दोस्तों, ये हमारे भारत के सभी खजानों के सभी मंदिरों के खजानों को तोड़वा कर खजानों को लूट लेता था और उसे अपने देश ले जाता था। आइए मित्रों शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है, आइए दोस्तों हम आपको इसको इतना विस्तार में समझा देंगे कि आप इसे चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों कह रहा रॉलेट एक्ट 1919 कितने में दोस्तों, तो 1919 में पारित। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था, यह हम कह सकते हैं एक ऐसा एक्ट था, कह सकते हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था, या कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्ट था जिसमें भारतवासियों पर बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए और बिना किसी मुकदमे पर चलाए कि सब बिना चार्ज शीट लागू किए, शंका के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, तो शंका के आधार पर उन्हें क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था दोस्तों, तो उनसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल से अधिक समय तक उन्हें जेल में बंद कर दिया जा सकता था। दोस्तों आप जान सकते हैं कि एक ऐसा रॉलेट एक ऐसा कानून था कि मतलब कोई जैसे शंका 4 लोग 5 लोग इकट्ठा हैं एक जगह, तो उन लोगों को उठा लिया जाता था। किस लिए? शंका के आधार पर उठा लिया जाता था कि यह विद्रोही हैं और उन्हें बिना उनमें मुकदमा चलाए, उनको मतलब 2 से 4 साल तक उनके क्या कर देता था, तो उनको कैद कर दिया जाता था, जिससे वह आगे विरोध ना कर पाए। दोस्तों आप खुद ही जानते हैं, अगर कोई आदमी बिना किसी जुर्म के अगर जेल जाता है दोस्तों, तो वो दोबारा अगर उपद्रव करने को सोचेगा तब भी वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर उसके अंदर डर बस जाएगा, क्योंकि वह जब बिना किसी गलती के जेल गया था तो फिर जेल जा सकता है। इसीलिए उन्हें क्या कर दिया जाता था, 2 से 4 सालों तक जेल बंद कर दिया जाता था। कैसे? तो शंका के आधार पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए देखते हैं जलियांवाला बाग। कह रहा है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा मैदान था दोस्तों, बहुत बड़ा मैदान था। उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार लोग आ सकते थे। तो कह रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में, कौन से बाग में दोस्तों, तो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए कुछ लोग सरकार के दमनकारी के उपायों का विरोध कर रहे थे। तो कुछ लोग कैसे थे दोस्तों, तो जो 13 अप्रैल दोस्तों, उस दिन किसका मेला था दोस्तों, उस दिन पंजाब में बैसाखी का मेला लगता था। बैसाखी का मेला जब गेहूँ कट जाता है दोस्तों, तो गेहूँ कटने के उपरांत एक मेला मनाया जाता है जिसे हम बैसाखी का मेला के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, जब कुछ लोग तो दोस्तों वहाँ उपद्रव करने के गए थे, क्योंकि वह सरकार का दमनकारी जो नियम था उसका विरोध करने गए थे, परंतु कुछ लोगों को वहाँ पता नहीं था उस दिन किसका मेला था दोस्तों, तो बैसाखी का मेला था, इसलिए वहाँ गए थे। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो
दोस्तों कह रहा है कि जैसे आप जानते हैं कुछ लोग वहाँ उपद्रव करने गए थे, परंतु कुछ लोगों को नहीं पता था, इसलिए वह बैसाखी का मेला देखने गए थे। मैदान शहर से दूर था। आप जैसा कि जानते हैं जलियांवाला बाग जो है वह शहर से दूर है। जो जलियांवाला बाग है वो शहर से दूर था, इसीलिए वहाँ के लोगों को लागू हुए कानून, कैसा कानून लागू था दोस्तों? तो वहाँ पर मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ लागू था दोस्तों, मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी दोस्तों। अगर आपको मार्शल लॉ पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य लेकर आएंगे दोस्तों। इसे मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी दोस्तों, मार्शल लॉ के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जनरल डायर ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया। किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो जलियांवाला बाग क्षेत्र। मैदान से निकलने के अन्य रास्ते नहीं थे दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं उसमें 2 ही गेट हैं। कितने गेट हैं दोस्तों? 2 गेट हैं और कोई रास्ता नहीं था। इतना बड़ा मैदान था परंतु उसमें 2 ही गेट थे। दो ही गेट थे। तो उसमें क्या कह रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश किया और वहाँ निकलने के लिए अन्य रास्ते नहीं थे। जनरल डायर ने इतनी सारी भीड़ देखकर निहत्थे लोगों पर, कैसे लोगों पर? निहत्थे मतलब जिसके पास कोई हथियार ना हो, तो बच्चे बूढ़े जवान सब थे, मतलब वहाँ पर युवा सभी प्रकार के व्यक्ति वहाँ पर थे, सभी प्रकार के लोग थे। तो जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी। इतनी गोलियाँ चलवा दी दोस्तों कि पूछिए मत। अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी जिससे हजारों लोग मारे गए। कुछ लोग तो दोस्तों कहा जाता है कि कुछ लोग तो वहाँ वो कुआं था, कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, परंतु उन्हें क्या पता था दोस्तों कि वह कुआं मौत का कुआं बन जाएगा, मौत का कुआं बन जाएगा। क्योंकि जब जनरल डायर सभी पर अंधाधुंध गोलियां चलवा रहा था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर कुछ तो गेट की भाग रहे थे, क्योंकि गेट तो छोटा है, उससे तो निकल पाएंगे नहीं। कुछ लोग वहाँ से दीवार कूद भी नहीं पाए, क्योंकि दीवार 12 से 15 फीट ऊंची थी दोस्तों। और कुछ लोग तो जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, सोचे हमारी जान बच जाएगी, परंतु क्या उन्हें पता था कि इसमें 1000 लोग समा जाएंगे। बहुत से लोग लगभग 100-200 लोग कुएं में छलांग लगा दी, जो अपने मौत से हाथ धो बैठे दोस्तों। जनरल डायर बहुत ही क्रूर था, परंतु लास्ट में जनरल डायर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो भारत देश के ही पंजाब क्षेत्र के रहने वाले रहने वाले कौन? तो उधम सिंह थे। कौन थे दोस्तों? उधम सिंह थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय बाद वह कहाँ गए दोस्तों? तो कुछ समय बाद वह ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में जाकर भरी अदालत में, भरी सभा में ही उन्होंने गोलियों से जनरल डायर को भून दिया था, क्योंकि वह जनरल डायर से अपने यहाँ क्षेत्र में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो क्या लेना चाहते थे दोस्तों? बाघ हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914, कब दोस्तों? 1914 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। जैसा कि आप जान रहे हैं 1914 हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो हमारे देश में किसका शासन था दोस्तों? तो हमारे देश में जब हमारा देश में किसका शासन था? तो हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था दोस्तों। कहा जाता है कि अंग्रेज के समय में सूर्यास्त नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत कर्जदार हो गया था। क्यों कर्जदार हो गया था दोस्तों? क्योंकि
यहाँ सभी खजानों को लूट लिया गया और यहाँ के सभी जो ज़मीन थी दोस्तों उन्हें अंग्रेज खुद ही हड़प कर उन्हें यहाँ के किसान लोग थे उनको यह ज़मीन किस पे दे दी दोस्तों, तो यह ज़मीन लगान पे दे दी। लगान यानी बोले तो किस पे दे दी दोस्तों, तो जैसे कि आप खेती बो जो निकलेगा उसका 1% आपको देंगे, बाकी यह का रख लेंगे खुद ही अंग्रेज। तो कैसे लगान पे खेती दे दिए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर प्रारंभ कर दिया गया। अर्थात कह सकते हैं अगर एक राज्य से दूसरे राज्य, मान लीजिए ये यूपी है, आपको एमपी या महाराष्ट्र एमपी या तो बिहार में जाना है, यूपी या बिहार में जाना है, तो यहाँ पर सीमा जो शुल्क थी, सीमा शुल्क को बढ़ा, मान लीजिए ये सीमा शुल्क 1 रुपये था तो इसको बढ़ाकर 1.5 रुपया या 2 रुपये कर दिया गया, 1.5 रुपये या 2 रुपये कर दिया गया। फिर क्या कह रहा है जिसमें भारतीयों को बहुत सारी समस्या हुई दोस्तों। जहां आपके पास 1 रुपये लगता था 1.5 रुपये या 2 रुपये लगेंगे तो दोस्तों आपको समस्या तो आएगी ही, क्योंकि अगर अभी पेट्रोल के दाम में बढ़ा दिया जाए, अगर पेट्रोल के दाम को बढ़ा दिया जाए तो आपको भारतीयों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा दोस्तों, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि 1 रुपये किराया है, मान लीजिए अब यही किराया जो सड़क मतलब इसको पार करने में 1 रुपये लगता था, अब यही किराया बढ़ाकर दोस्तों मार्ग में 1-1.5 रुपये या 2 रुपये लगा दिए जाए तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही। फिर क्या कह रहा है जिसमें 1913 से 1918 के बीच वस्तु की कीमत 2 गुनी हो गई। जो मान लीजिए ये मान लीजिए ये रफ है 1 रुपये में मिल रही है, तो इसकी कीमत 1913 से लेकर 1918 के बीच में कितनी कर दी गई, 2 रुपये कर दी गई। कितने रुपये कर दी गई दोस्तों, 2 रुपये कर दी गई। जो फिर क्या कीमत 2 गुना कर दी गई। फिर क्या कह रहा है 1918 से 19 और 1918 से 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, जिसका कारण था खाद्य पदार्थों में भारी पैदावार हो गया, पैदा हो गया। देखिए दोस्तों जो खाद्य पदार्थ था भारी पैदा हो गया। देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर 1919 और 1920 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, मान लीजिए अगर फसल खराब हो जाएगी तो दोस्तों भूखमरी तो आएगी ही, क्योंकि फसल खराब होने पर न केवल किसान भूखे मरेंगे अपितु उस क्षेत्र के लोग भी भूखे मरेंगे जिस क्षेत्र में अनाज बहुत कम हो रहा हो। तो क्या हो गया, तो खाद्य पदार्थों पर वो कह सकते हैं भारी संकट आ गया। क्या आ गया दोस्तों, कह सकते हैं खाद्य पदार्थों पर भारी संकट आ गया। कैसा संकट पैदा हो गया। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और कह रहा है दोस्तों 1921 की जनगणना के मुताबिक, जब 1921 में जनगणना हुई थी उसके मुताबिक दोस्तों दुर्भिक्ष और महामारी के 120 से 130 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए दोस्तों, जब जनगणना हुई थी 1921 में तो कितने हुई थी दोस्तों, तो क्या महामारी के कारण महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे दोस्तों प्रायः जनगणना कितने साल में होती है कमेंट में बताना ना भूलें दोस्तों, अगर आपको पता हो तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सत्याग्रह का मतलब। सत्याग्रह का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। कह रहा है सत्याग्रह का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। कह रहा दोस्तों कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया। किसकी खोज पर जोर दिया गया, तो सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, कैसा है दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे
सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों? तो अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना होगा। किसका कैसा होगा दोस्तों? इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना होगा। झकझोरना हो तो या तो कह सकते हैं झकझोरना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। कैसा आंदोलन दोस्तों? खिलाफत। आइए देखते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन क्या है। तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादे खिलाफी का भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। दोस्तों जो तुर्क का राजा था ब्रिटिश शासक के साथ कोई वादे किया था जो कि वह पूर्ण नहीं कर पाया, तो वह भारत जब आया तो जैसे कि वहाँ ब्रिटिश के तुर्क के सुल्तान को देखता था कि विश्वासघात है, सोच रहा था कि वह भारत के भी मुसलमान क्या हैं, विश्वासघाती हैं, क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान था वो दोस्तों इस्लामिक दुनिया का खलीफा था, यानी विलन था। इसलिए वहाँ के खलीफा से ये लोग डरते थे, ब्रिटिश के लोग। तो सोच रहे थे कि यहाँ के मुसलमान भी भारत के जो हैं विश्वासघाती हैं। अतः कह सकते हैं कि 1920 ईस्वी में के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन चालू किया, जिसे क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन क्या है? आइए देखते हैं। कह रहा है गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में, इनकी गांधी जी की पुस्तक क्या थी दोस्तों? तो हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी। कौन सी समय में लिखी गई थी दोस्तों? 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि, क्या कहा था दोस्तों? कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन भारतीयों के ही सहयोग से स्थापित हुआ है। अगर दोस्तों जो भारत के शासक थे पहले छोटे ही शासक थे, अगर एकजुट होकर चलते तो हमारे ऊपर कोई शक्ति माई का लाल नहीं है, जो कि कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि शासन कर सके, परंतु बिखराव के कारण ही वह हम पे ब्रिटिश शासन करते थे। भारतीयों के ही सहयोग से स्थापित हुआ था। और गांधी जी क्या कहते थे और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। जो ब्रिटिश शासन था किसके कारण चल पा रहा था? तो भारतीयों के सहयोग के कारण ही चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, कैसा क्या कह रहे हैं? अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के ही भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वतंत्रता स्थापना हो जाएगी। किसकी स्थापना हो जाएगी दोस्तों? तो स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। आखिरकार 1909 में तो नहीं हो पाया, मान लो 1947 से 1950 के बीच ही हुआ। सभी भारत के राजा एकत्रित हुए और साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन ढह गया, भारत स्वतंत्र हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। आइए देखते हैं एक एक करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन कह रहा है ब्रिटिश राज्य में नमक के उत्पाद पर इन लोगों का अधिकार था। किसका दोस्तों किसका अधिकार था? तो ब्रिटिश राज्य में नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश लोगों का क्या था? ब्रिटिश लोगों का जो नमक उत्पादन हो रहा था तो किसका अधिकार था? तो ब्रिटिश राज्य का ही अधिकार था। वह नमक पर बहुत अधिक कर लगा देते थे। कर बोले तो दोस्तों टैक्स, क्या कहते थे? तो कर बोले तो टैक्स। दोस्तों जो नमक पर बहुत अधिक टैक्स लगाता था, इसके कारण नमक ही महंगे हो गए थे। दोस्तों नमक महंगे, अगर आप जानते हैं ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर नमक में कर लगाया जाएगा, कोई सी भी चीज़ हो अगर अधिक टैक्स लगाया जाएगा दोस्तों तो वह चीज़ महंगी हो जाएगी। इसके कारण नमक बहुत महंगे हो गए थे। गांधी जी के नज़र में अर्थात गांधी जी के द्वारा नमक सबके भोजन की ज़रूरत है। दोस्तों चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसके खाने में नमक नहीं है तो खाना बेकार है। कह रहा है गांधी जी की नज़र में नमक सबके लिए भोजन में एक समान था।
सबके भोजन की ज़रूरत है। सभी लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है दोस्तों, सब बताए ना, मतलब कोई भी हो, गरीब बड़वार, छोटे बड़े मिडिल, कोई भी लोग हों, सबके लिए भोजन में नमक क्या था, तो सबके लिए नमक भोजन में एक समान था दोस्तों, महत्वपूर्ण था। दोस्तों आइए देखते हैं गांधी और इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ दोस्तों, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके पश्चात सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे दोस्तों, राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पर गांधी जी से सिर्फ एक गलती हुई थी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। क्योंकि दोस्तों अगर गांधी जी राजनीतिक कैदी न बोल देते, अगर राजनीतिक कैदी न बोलकर गोल मेला सम्मेलन में बोल देते कि सभी भारत के कैदियों को रिहा किया जाए, चाहे वो राजनीतिक कैदी हो, चाहे वो गर्म दल का हो या नरम दल का हो, तो सभी कैदी रिहा हो जाते और भगत सिंह भी रिहा हो जाते, तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। बस गांधी जी की यही चूक के कारण हम आज अपने महान लीडर भगत सिंह को खो दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको वीडियो नंबर 1 थी, वीडियो नंबर 2 आएगी बहुत जल्द। आप जुड़े रहें SWR ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू।